हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड पर मेरी दूसरी वीडियो है। पहले लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड की बुनियादी स्ट्रक्चर और इसकी दो बुनियादी टाइप्स यानी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच कर लें, पहले उसे देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगा। इस वीडियो के अंदर आज हम न्यूक्लिक एसिड की जो तीसरी टाइप है जिसे पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। क्या होते हैं जी? A polynucleotide is made up of many mononucleotides। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि बुनियादी यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का। यानी न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड एक जगह में जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो चेन लगी होती है उसे हम स्ट्रैन कहते हैं। ये एक स्ट्रैन है, डबल स्ट्रैन है, ये एक सिंगल स्ट्रैन है, तो उसे हम स्ट्रैन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड के ऊपर बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड की दो किस्में होती हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। इसको आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। लेकिन बुनियादी फर्क ये बता दूं कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो राइबोज शुगर लगे होते हैं उनमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर जो राइबोज शुगर लगे होते हैं उनमें ऑक्सीजन 5 होते हैं, कार्बन भी 5 होते हैं, ऑक्सीजन भी 5 होते हैं। जबकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में कार्बन तो 5 होते हैं लेकिन ऑक्सीजन एक कम होता है, O4 होता है। तो देखें जनाब, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दे आर डबल स्ट्रैंड। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये इस तरह से डबल स्ट्रैंड होते हैं। ये एक स्ट्रैंड है और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है। दे कंटेन मेनी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं विच कंटेन द डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो C5H10 और O4 मैंने आपको बताया इससे बने हुए होते हैं जनाब। दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। इनके अंदर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस लगे होते हैं। उनमें एडिनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन, जिसको शॉर्ट में हम AGT और C लिखते हैं। ये इसमें बुनियादी तौर पर नाइट्रोजीनियस बेस हैं जो इसमें अंदर की तरफ लगे होते हैं, जो दोनों स्ट्रेन्स को आपस में जोड़ते हैं। उनको नाइट्रोजीनियस बेसिस कहा जाता है। और वो नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो इसमें ये 4 किस्म के होते हैं जी। दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस। कहां होते हैं जी? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करते हैं। एंड देयर अमाउंट रिमेन कांस्टेंट इन द सेल। ये एक अहम बात है कि इनकी जो अमाउंट होती है वो सारे सेलों में सेम रहती है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। दे आर नॉट वेरिएबल। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर बात करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर जब से सेल डिस्कवर हुआ, उसके अंदर की चीजें डिस्कवर हुई, तो उसके बाद से एक बहुत बड़ा मोमा रहा है कि यार इसका स्ट्रक्चर किस तरह, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीन स्ट्रक्चर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों ने इसका जो है वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मुख्तलिफ मॉडल पेश किए डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम मॉडल था वो 2 साइंटिस्टों ने, वाटसन और क्रिक ने पेश किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो है वाटसन और क्रिक के जो मॉडल है उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। Many scientists have tried to explain the structure of DNA, but the most successful जो था, it was Watson and Crick's model। उसे वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली आज के मॉडर्न दौर में हमें जो पता चलता है, इन्होंने काफी पहले इस स्ट्रक्चर को सेम एक्सप्लेन किया था। This model was presented by Watson and Crick in 1953। 1953 के अंदर इन्होंने इस मॉडल को पेश किया था। एंड they received the Nobel Prize in 1962, क्योंकि ये मॉडल इतना सही था कि 1962 में इन दोनों को इस बात के लिए नोबेल प्राइज, जो कि साइंस का एक बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया। Now main points of the Crick's model, वाटसन और क्रिक मॉडल के मेन पॉइंट क्या क्या है?
तकरीबन 10 से 12 मैंने आपके सामने लिखे हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं और यहाँ में स्ट्रक्चर में आपको साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रैंड। याद रखिएगा जब भी आप किसी चीज को पॉइंट में लिखें पेपर के अंदर तो मेन पॉइंट को हाईलाइट करें। यहां मेन पॉइंट है डबल स्ट्रैंड। देखें स्ट्रक्चर है डीएनए का और वो डबल स्ट्रैंड है। ये पहली बार वाटसन और क्रिक ने बताया। बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है? याद रखिएगा दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं एक ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से दूसरा नीचे से ऊपर चलता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं। ये राइट आ रहा है तो ये इसके लेफ्ट जाता है ऐसे। और इसकी आसानी के लिए हम इसको यहां थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अगर इसका ये 3 एंड है, सॉरी ये 5 एंड है तो ये 3 एंड है, तो इसका 3 एंड इधर है और 5 एंड इधर है। तो मीन अगर ये 3 एंड टू 5 एंड ऐसे चल रहा है तो ये 5 एंड टू 3 एंड ऐसे चल रहा है, अपोजिट एक दूसरे के। एक नीचे आ रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, समझ लें एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। सो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं जनाब। The sugar and phosphate make the backbone of both the strand। दोनों स्ट्रैंड का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लैक में मैंने लिखा है या ब्लैक में ड्रॉ किया है, ये बना होता है शुगर और फास्फेट से। और आपको पता है कि शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है, उसमें 5 कार्बन लगे होते हैं और उसके 5वें कार्बन के ऊपर जो है वो फास्फेट जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस शुगर और फास्फेट का बना हुआ होता है। उसके बाद both the strands are called both the strands are coiled right handedly। दोनों स्ट्रैंड्स को देखें जरा, मेरे राइट हैंड पे गौर कीजिएगा, ये भी ऐसे ही आ रहा है और इस पे भी गौर करें तो ये भी सेम मूव कर रहा है। सो ये राइट हैंडेडली एक दूसरे के साथ कॉइल हुए होते हैं, दोनों राइट हैंड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड यानी ऐसे होके नहीं चलते, लेफ्ट हैंड पे नहीं चलते। पांचवा पॉइंट है जनाब, नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ द बोथ स्ट्रैंड्स आर पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर। यहां गौर करें कि दोनों की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है, ये रेड में नाइट्रोजीनियस बेसिस मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों की दोनों सेंटर की तरफ पॉइंट करती हैं। इस स्ट्रैंड की इस तरफ आ रही है और इसकी भी अंदर की तरफ आ रही है, तो दोनों आपस में आकर मिल जाती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है इन दोनों को जोड़ के रखता है। प्यूरीन ऑलवेज पेयर विद पैरामिडीन्स। दूसरी अहम बात कि नाइट्रोजीनियस बेस 2 किस्म की होती है, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। एक होती है प्यूरीन और दूसरी होती है पैरामिडीन्स। ठीक है जी। प्यूरीन जो होती है वो हमेशा पैरामिडीन्स के साथ जो है वो पेयरिंग करती है जनाब। फॉर एग्जांपल थायामीन हमेशा एडिनिन के साथ जुड़ेगा, इसी तरह से गुआनिन जो है ये साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इस तरह ये पैरामिडीन जो है, इधर वाली पैरामिडीन है, इधर वाली जो है ना प्यूरीन है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है। इस तरह ये पेयरिंग करती है। Both the strands are held together by hydrogen bond between nitrogenous bases। दोनों नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में यहां गौर करें, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। इन बॉन्ड की वजह से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए होते हैं। एडिनिन ऑलवेज पेयर विद थायामीन। यहां देख सकते हैं एडिनिन हमेशा थायामीन से पेयर करेगा और उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। एक और अहम बात ये भी एमसीक्यूज में आती है कि एडिनिन और थायामीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है। while there is a triple bond between cytosine and guanine। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान, ये हमेशा साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगी, CG से जुड़ेगा और उसके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये दूसरी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि साइटोसिन और गुआनिन जो है इन दोनों के दरमियान हमेशा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अच्छा जी, द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रैंड इज 2 नैनोमीटर। यहां गौर करें जी, यहां से लेकर यहां तक इस डबल स्ट्रैंड का जो डायमीटर है वो तकरीबन 2 नैनोमीटर है। वो कितना है? 2 नैनोमीटर है जनाब। उसके बाद नाइट्रोजीनियस बेसेस आर 0.34 नैनोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर्स। ये नाइट्रोजीनियस, एक नाइट्रोजीनियस बेस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, इस तरह से नाइट्रोजीनियस बेस लगे हैं। तो दो नाइट्रोजीनियस बेस का जो दरमियानी फासला है वो है 0.34 नैनोमीटर। तो इस तरह से याद रखें कि एक कंप्लीट चक्कर के अंदर तकरीबन 10 जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसेस लगे होते हैं। एक कंप्लीट कर्व यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट कर्व है। इस एक कंप्लीट कर्व में कितने नाइट्रोजीनियस बेस लगे होते हैं? तकरीबन 10 नाइट्रोजीनियस बेसेस लगे होते हैं। इस तरह अगर 10 नाइट्रोजीनियस बेसेस को हम 0.34 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। यानी एक कंप्लीट कर्व का जो फासला है वो हमारे पास आता है 3.4
नैनोमीटर के लगभग जनाब। ये तो था वाटसन और क्रिक का मॉडल अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर, और डीएनए के मतलब मैंने बुनियादी आपको बता दिया। आगे चलते हैं जनाब, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है वो है आरएनए। सो द सेकंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आरएनए। आरएनए की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं। दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। याद रखें, ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बट समटाइम दे बिकम डबल स्ट्रैंडेड ड्यू टू द ओवर कॉइलिंग ऑफ सिंगल चेन। कभी कभी ये चेन इस तरह से बहुत ज्यादा जब ओवर कॉइल हो जाती है तो इसके बीच में डबल स्ट्रैंड भी बन जाता है, यहां से ये डबल स्ट्रैंडेड है। एंड दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जिनमें राइबोज शुगर लगे होते हैं, और राइबोज शुगर C5H10O5 है। डीऑक्सीराइबोज O4 है, ये O5 है, दोनों में तकरीबन इतना ही फर्क है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं जी। They are composed of three main components. In RNA are made up of three main components. उसके अंदर राइबोज शुगर लगे होते हैं, और मैंने आपको बता दिया राइबोज शुगर कौन से वाले, O5 वाले। इस तरह से नाइट्रोजीनियस बेस, अब यहां पर भी 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं? 3 सेम होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन इसमें थायमिन नहीं होती। थायमिन की जगह यूरेसिल मौजूद होती है। ठीक है जी, ये भी एक अहम बात है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में थायमिन नहीं होता, उसकी रिप्लेसमेंट कर देती है यूरेसिल, एक दूसरी किस्म की नाइट्रोजीनियस बेस है। उसके बाद फास्फोरिक एसिड, जिसमें तीसरी चीज लगी है वो है फास्फोरिक एसिड। दे आर फॉर्म फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए डीएनए से बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और वहां से ट्रांसफर होकर बाहर निकलते हैं ताकि बाहर ये अपने काम कर सकें। आगे इनके काम आ रहे हैं। They are present in the nucleus, cytoplasm and ribosome। 3 जगह पर मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहते हैं कि डीएनए होता है। इस तरह जो है वो प्लास्टिड के अंदर डीएनए होता है, लेकिन ये जो है यानी आरएनए, ये 3 जगह पर पाया जाता है। न्यूक्लियस में भी होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी होता है, और राइबोसोम्स के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है जी, इन तीनों जगह के अंदर ये आरएनए मौजूद होते हैं। देयर अमाउंट इज वेरिएबल फ्रॉम सेल टू सेल। सेलों के अंदर इसकी अमाउंट चेंज होती रहती है, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए के ऊपर बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। फंक्शन की बेस, काम की बुनियाद पर इनकी 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। यानी शॉर्ट में लिखते हैं mRNA, tRNA और स्मॉल rRNA। इस तरह ये इसकी 3 टाइप्स हैं। थोड़ा थोड़ा इनके फंक्शन को देख लेते हैं जनाब। mRNA मीन मैसेंजर आरएनए कैरी मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स। ये मैसेज को डीएनए से लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करके न्यूक्लियस से बाहर निकलकर राइबोसोम्स तक ले जाते हैं। और जनाब, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पैगाम लाना, ये कासिद है, पैगाम को लेकर आते हैं। इनकी जो मिकदार है वो तकरीबन 2 से 3% होती है। टोटल जो आरएनए है उसका 2 to 3% जो है ये मैसेंजर आरएनए होते हैं जी, जो मैसेज लाते हैं। तीसरे होते हैं दूसरे होते हैं ट्रांसफर आरएनए। They transfer the specific amino acids from the cytoplasm to the ribosomes for the synthesis of protein। अब मैसेज तो आ गया, लेकिन वहां ब्लॉक लगाने के लिए भी नए किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए। उन प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना ट्रांसफर आरएनए का काम है। और ट्रांसफर आरएनए तकरीबन 10 to 20% होते हैं टोटल आरएनए का। 10 to 20% जो है वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर आरएनए यानी tRNA। आखिरी टाइप है जनाब राइबोसोमल आरएनए। दे कंबाइन विद राइबोसोमल बॉडीज एंड फॉर्म द अनजिप द कोड। ये क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स के साथ जुड़े होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन के लिए कोड आ रहा होता है मैसेंजर आरएनए के जरिए, ये उसको ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन बना के बाहर की तरफ खारिज करते हैं। ये सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। टोटल जो आरएनए है उसका तकरीबन 80% जो है वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होते हैं, जो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके जी, ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।